Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक और माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट पढ़ेंगे जो कि कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे पस कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के वाले से, ठीक है। तो मेरा नाम है मोहम्मद कमल ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पस कल्चर क्या है, पस क्या है, पस कल्चर सेंसिटिविटी क्या है। मतलब सिंपली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पस सीएस का मेन पर्पस क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम पस कल्चर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से मीडिया ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या है पस सीएस का। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का। फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया ज़्यादातर आते हैं पस में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग, यानी कौन से एंटीबायोटिक अगर पस हमारे पास आता है तो उसमें कौन से एंटीबायोटिक हमें लगाना चाहिए। इसके बाद हम बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि पस के कल्चर में करना चाहिए। फिर इसके बाद हम प्रिकॉशन और फिर लिमिटेशन देखेंगे, यानी कौन से प्रिकॉशन और एहतियाती तदाबीर का हमें ख्याल रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो पस याद रखिएगा कि ये आपके पास गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, ठीक है। लिक्विड लाइक गाढ़ा यानी थिक लिक्विड लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक साइट यानी एक ख़ास एरिया में जमा होता है। उस एरिया में जिस एरिया में इन्फेक्शन हो या जो एरिया आपके पास ज़ख्मी हुआ हो, ठीक है। अच्छा जी, बस याद रखिएगा कि ये उस वक़्त बनता है कि जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो या आपके बॉडी के किसी हिस्से में भी कोई इन्फेक्शन हो, और जब WBC बैक्टीरिया और कुछ टिश्यू और डिब्रीज वगैरह ये इकट्ठे होकर डेथ फॉर्म इसका, ठीक है, डेथ फॉर्म ऑफ WBC बैक्टीरिया और टिश्यू या इकट्ठे होकर पस बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, याद रखिएगा जो पस जब आपके पास बनेगा ना तो इसका कलर ज़्यादातर येलो होता है, कभी कभी ग्रीनिश भी होता है, ठीक है। और इसका जो स्मेल होता है वो फाउल लाइक स्मेल होता है, ठीक है। अच्छा जी, पस जो है वो आपके पास मतलब जब बनता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शन है, इस वजह से पस बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है पस कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी में जिसमें हम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं पस में। यानी पस को सिंपल फॉर्म पिप, यानी उर्दू में इसको हम पिप कहते हैं, ठीक है। ये जब हम इसका मतलब इसको किसी मीडिया पर स्ट्रीक करते हैं और उसमें जो बैक्टीरिया आपके पास आते हैं और फिर वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, तो सिंपली दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पर्पस, यानी इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है। वही बात जो कि हमने यूरिन सीएस में पढ़ा था, तो इसको डॉक्टर ज़्यादातर इसलिए रिकमेंड करता है ताकि बैक्टीरिया का पता लगाया जाए, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। ज़्यादातर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का पता चल जाए, यानी ख़ास एंटीबायोटिक का पता चल जाए कि कौन से ख़ास एंटीबायोटिक है जो कि जिससे हम पस का इलाज कर सकते हैं, ठीक है, पस इन्फेक्शन का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कल्चर मीडिया। तो कौन सा मीडिया हम इस्तेमाल करती है पस कल्चर के लिए। तो सबसे पहले मीडिया पस कल्चर के लिए हम मिनिथोल सॉल्ट एगर का इस्तेमाल करते हैं। मिनिथोल सॉल्ट एगर आपके पास एक सेलेक्टिव मीडिया है और इसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो मतलब इस पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव में भी स्टेफ ऑरियस के
मतलब स्टेफ ऑरियस ग्रो होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास पस में ज़्यादातर स्टेफ ऑरियस ही आता है, तो इस वजह से हमें MSA मीडिया का इस्तेमाल करना होगा पस CS में। इसके अलावा मेकॉन की अगर कभी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पस CS में तकरीबन हमारे पास अगर हम देख लें तो तकरीबन 10 से 15% हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज भी आते हैं पस CS में। तो लिहाजा मेकॉन की अगर भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेकॉन की अगर इज़ ए सेलेक्टिव मीडिया फॉर ग्राम नेगेटिव, और एज़ वेल एज़ ये जो है आपके पास लैक्टोज फर्मेंटेड और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड के लिए भी यूज़ किया जाता है। चॉकलेट अगर आपने इस्तेमाल करना है, ब्लड एगर आपने इस्तेमाल करना है, चॉकलेट एगर और ब्लड एगर, ये ब्लड एगर, चॉकलेट एगर जो है ये जब ब्लड सेल्स हेमोलाइज हो जाए तो तब इससे चॉकलेट एगर बनता है, ठीक है। और ये चॉकलेट एगर जो है ना, ये एनरिच मीडिया होता है, इस पर फास्टिडियस बैक्टीरिया ज़्यादातर ग्रो करता है, ठीक है। इसलिए चॉकलेट एगर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ब्लड एगर को भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर हेमोलाइटिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जिससे हमें हेमोलाइसिस पैटर्न का पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा हम SDA मीडिया भी यूज़ करते हैं उस केस में अगर हमें पता चल जाए कि ये कोई फंगल इन्फेक्शन, लेकिन ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें ज़्यादातर वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये चारों मीडिया हम यूज़ करते हैं। इन चारों में से आप अगर 3 मीडिया भी यूज़ कर ले तब भी आपका आप मतलब बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और आपका कल्चर भी हो सकते हैं, जैसे कि मेकॉन की अगर, चॉकलेट अगर, ठीक है। ये 2 भी आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि हमें पस कल्चर को लगाने के लिए, इस टेस्ट को लगाने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है, तो हमें स्पिरिट लैम्प चाहिए, इसके अलावा कल्चर मीडिया चाहिए, इसके अलावा हमें एंटीबायोटिक डिस्क चाहिए, इथेनॉल चाहिए, ठीक है, वायर लूप की ज़रूरत होती है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये स्पिरिट लैम्प आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, मीडिया जो है इस पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एंटीबायोटिक से हमें यह पता चलेगा कि कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, कौन सा रेसिस्टेंट है या कौन सा इंटरमीडिएट है। इथेनॉल इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप अपना जो वर्किंग एरिया जो कि टॉप बेंच होते हैं उसको आप साफ़ करें बिफोर एंड आफ्टर यूज़, ठीक है। इसके अलावा वायर लूप इसलिए ज़रूरत है जिस पर आप अपना बैक्टीरिया या जो सैंपल आपने पस से लिया है उसको हम स्ट्रीक करते हैं, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि ख़ुद को कवर किया जाए जो इन्फेक्शन लोगों को है, ताकि वो फिर आपको ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें इंक्यूबेटर चाहिए, हमें LFH चाहिए, सिरिंज चाहिए और ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है। सिरिंज इसलिए चाहिए क्योंकि सिरिंज जब आपके पास किसी एरिया में पस होता है तो वो एरिया थोड़ा सा मतलब स्वेल अप होता है, ठीक है, मतलब इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हुआ होता है, ठीक है। तो उस एरिया में आप सिरिंज को घुसाते हो तो वो क्या हो जाता है, वो उससे पस निकल जाता है, और कभी कभी आप सिरिंज से भी पस को कलेक्ट कर लेते हैं। तो लिहाजा सिरिंज एज अ कलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है और उस एरिया को पंक्चर करके पस निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इंक्यूबेटर इसलिए यूज़ हम करते हैं ताकि क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंक्यूबेशन ज़रूरी है, जो कि एक 37 डिग्री सेल्सियस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा LFH इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो है आपको क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसमें UV लाइट होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ऑटोक्लेव एक मशीन होता है जिस पर आप अपने तमाम तर मीडिया वगैरह जब आप बनाते हो तो उस मीडिया को आप इसमें स्टरलाइज करते हो, वायर लूप वगैरह या पेट्रो डिशेस जिसमें आप अपने मीडिया को फिर पोर करते हो, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ों के लिए आपको ऑटोक्लेव की निहायत ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑटोक्लेव जो है ये तमाम तर चीज़ें आपको ऑटोक्लेव यानी स्टरलाइज करके देता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक डिस्पोजेबल स्वैप स्टिक चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्पोजेबल स्वैप स्टिक स्टरलाइज होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपना पस सैंपल को कलेक्ट करोगे। आपने इस स्वैप से पस लेना है और फिर दोबारा इस पर आपने मतलब इसी ये जो इसका अपना कवर होता है इसमें आपने दोबारा रख देना है, ठीक है, और फिर लेबॉर्ट्री में ये ले जाना है सिंपली। तो ये थे आपके पास रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एरिया आपने इस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पर पस है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उस एरिया में इंजेक्शन को घुसाना होगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो एरिया पंक्चर हो जाएगा, वहाँ से पस निकल जाएगा। फिर आपने पस को स्वैप स्टिक्स के ज़रिए यानी जो स्टरलाइज स्वैप स्टिक है उसके ज़रिए आपने उसको कलेक्ट करना है, फिर उसको कवर करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लेबॉर्ट्री में इसको ले जाना है और फिर आपने मीडिया को तैयार करना है। मीडिया तैयार हो जाए फिर आपने मीडिया को क्या करना है, मतलब लेबल कर देना है मीडिया प्लेट्स को। फिर आपने क्या करना है, एक वायर लूप लेना है, उसको सबसे पहले आपने बेस बनाना होगा। तो
कल्चर मीडिया पर जब आप बेस बनाते हो तो आपने वो स्वैप से बनाना होगा, क्योंकि स्वैप पर ऑलरेडी पस है, तो पस जो इस पर मौजूद है, तो इससे आपने क्या करना होगा। सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि ये जो पस स्वैप पर है इसको डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा डिप कर ले, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो आपके पास सही तरीके से आ जाए, ठीक है। फिर आपने इसको कल्चर मीडिया पर मतलब बेस बनाना होगा। फिर बेस से आपने मतलब इसी स्वैप से आपने बेस बनाना होगा। फिर आपने क्या करना होगा, वायर लूप लेना है, उसको रेड हॉट करना है, और फिर इस वायर लूप से आपने स्ट्रीकिंग करना है, ठीक है। और स्ट्रीकिंग जो है वो आपने जिग जैग मोशन पे करना है, या क्वाड्रेंट स्ट्रीक का आपने इस्तेमाल करना है। फिर आपने क्या करना है, प्लेट को 24 आवर के लिए इन्वर्टेड पोजीशन पर या 48 आवर के लिए आपने इंक्यूबेट करना है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी ग्रोथ आपके पास आ जाए, फिर आपने बायोकेमिकल टेस्ट लगाने हैं। बायोकेमिकल टेस्ट से आपको बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। जब बैक्टीरिया का पता आपको चल जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक डिस्क अप्लाई करना है। एंटीबायोटिक डिस्क अप्लाई करने के बाद प्लेट को जो एंटीबायोटिक डिस्क के लिए हम ज़्यादातर MHA, न्यूट्रॉन एगर, ब्लड एगर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम MHA का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया कॉलोन बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम एंटीबायोटिक रखते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, आपने प्लेट को इंक्यूबेट करना होगा 24 घंटों के लिए, ताकि आपके पास जोन ऑफ इनहिबिशन आ जाए, ठीक है, जिससे हमें रेजिस्टेंस और सेंसिटिव और इंटरमीडिएट एंटीबायोटिक का पता चलता है। फिर आपने रिपोर्ट देना है। अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर आपने रिपोर्ट को चू देना है कि नो ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपटेन आफ्टर 24 आवर इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस, सिंपल, ठीक है। अगर ग्रोथ है तो फिर आपने सिंपली ग्रोथ देना है कि ग्रोथ ऑफ इकोलाई या क्लिप्सेला या स्टेफ आरियस अपटेन आफ्टर 24 आवर इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। और फिर आपने एंटीबायोटिक्स लिख लेना है कि ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और ये कुछ एंटीबायोटिक्स में इंटरमीडिएट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जब आप इंजेक्शन मतलब करते हो ना, इस पर इंजेक्शन लगाते हो तो क्या होता है, ये मतलब पंक्चर हो जाते हो, यहाँ से पस निकल जाते हैं। फिर इसी स्पेसिफिक एरिया में आपने क्या करना होगा, आपने स्वैप स्टिक लगाना है। स्वैप स्टिक इस पर आपने स्वैप स्टिक रख देना है, और इसी तरीके से आपके पास सैंपल आ जाएगा, और फिर आपने स्वैप स्टिक को कवर करना है। स्ट्रीक मेथड, अच्छा ये स्ट्रीकिंग का मेथड है, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले बेस बनाना होगा, और वो भी स्वैप स्टिक से, ठीक है। बेस बन जाए फिर आपने वायर लूप को लेना है, रेड हॉट करना है, फिर उसको कूल डाउन करना है, फिर आपने स्ट्रीकिंग करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो स्ट्रीकिंग, क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपके पास बैक्टीरिया ये जो स्ट्रीकिंग होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और सिंगल फॉर्म ऑफ द कॉलोनी आपके पास मिल जाता है, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेंट स्ट्रीकिंग नहायत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिकल टेस्ट। अब ऐसे कौन से बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि हम पस कल्चर में परफॉर्म करते हैं। तो पस कल्चर में हम ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले करते हैं। ग्राम स्टेनिंग से जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये मतलब इस समय ये पता चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपको पता चल गया कि यार ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो फिर आपने कैटालेस टेस्ट करना है, कॉकुलेस टेस्ट करना है, और डीएनएस टेस्ट करना है। ये 3 टेस्ट फिर आपने कर लेने हैं। इन 3 टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो स्टेफलोकोकस है या स्ट्रेप्टोकोकस है या एंटूरोकोकस है, ठीक है। मतलब जो कोकाई या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इससे तकरीबन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राम नेगेटिव है तो फिर आपने यूरिएस टेस्ट करना है, आपने ऑक्सीडेस टेस्ट करना है, एपीआई टेस्ट करना है, OTSI। अच्छा, एक एपीआई टेस्ट करने से आपके पास तमाम तर ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है। एपीआई टेस्ट के हवाले से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हालांकि ये तमाम तर बायोकेमिकल टेस्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, एपीआई टेस्टिंग से अगर सिर्फ ये एपीआई टेस्ट भी आप करते हो ना, तो तब भी आपको बहुत से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पता चल जाता है, जिसमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स आपके पास ज़्यादातर आते हैं। और TSI से भी आपको ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव रॉड्स का पता चलता है, ठीक है। अगर ये दोनों आपने कर लिए ना, तो बस फिर आपको किसी टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। से ग्राम नेगेटिव की मैं बात करूं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव के लिए फिर भी आपने, अच्छा ग्राम पॉजिटिव के लिए भी आपके पास API आता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, तो ये था आपके पास बायोकेमिकल टेस्ट कि हम कौन से बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं पस कल्चर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे कौन से मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो कि पस में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना होगा। पस में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया ऑब्ज़र्व होते हैं ना, वो है स्टेफ ऑरियस,
इसका वजह ये है क्योंकि ये स्किन का नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो जब ये अपॉर्चुनिस्टिक कंडीशन इसको मिल जाता है तो फिर ये पैथोजेनिक स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से पस में ज़्यादातर आपके पास स्टेफ आरियस आता है। इसका परसेंटेज 30 से 40% आपके पास स्टेफ आरियस आता है, और इसमें आपके पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ आरियस भी आता है और मेथिसिलिन सेंसिटिव भी आता है। रेजिस्टेंट और सेंसिटिव, मेथिसिलिन सेंसिटिव, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर वो मेथिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो तो उसको हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ आरियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें स्ट्रेप्टोकोकस भी आता है जो कि 10 से 20% स्ट्रेप्टोकोकस इसमें आता है, और ये तब आएगा ज़्यादातर सेलुलाइटिस के केस में आता है, सेलुलाइटिस के केस में। इसके अलावा इकोलाई भी इसमें आता है, 10 से 15% आपके पास इसमें इकोलाई आता है, 5 से 10% आपके पास इसमें सुडोमोनास आता है, और ये भी उस केस में आएगा जब बंदा जल जाए और जलने के बाद बंदे के कोई पोर्शन जल जाए और उसके बाद वहाँ पर पस बन जाए, तो उस दौरान फिर ज़्यादा चांसेस मतलब सुडोमोनास एरिजिनोसा का होता है, और ये भी ज़्यादातर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, ठीक है। इसके अलावा क्लेप्सिला 5 से 10% आता है, और प्रोटियस भी इसमें आता है जो कि 5% आता है। अब अगर हम एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग की बात कर ले कि इसमें हमारे पास ज़्यादातर कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं, तो पस सीएस में आपने एम्पेसिलिन, एमोक्सिलिन का यूज़ करने जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होते हैं, और ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव के लिए और ग्राम नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सिफ्ट्रक्जोन, सिफोटैक्साइम, सिफेक्साइम और सिफिपाइम, ये आपके पास सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और ये ज़्यादातर जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है तो उस केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, और ये भी ज़्यादातर उस वक़्त यूज़ किया जाता है जब कोई बैक्टीरिया पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर अगर आपके पास ग्राम नेगेटिव आ जाए ना तो तब आपने उस केस में ज़्यादातर इसको यूज़ करना है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, तो ये भी कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए और कुछ ग्राम नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन होता है वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये मोक्सीफ्लॉक्सासिन भी, ठीक है। लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव हो तो उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है। इसके बाद आपने फास्फोमाइसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। फास्फोमाइसिन जो है वो आपके पास हम ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम पॉजिटिव के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास इकोलाई आता है तो फास्फोमाइसिन आपने लाजमी लगाना होगा, और इसके अलावा अगर आपके पास सुडोमोनास आते हैं तो सुडोमोनास के केस में आपने मोक्सीफ्लॉक्सासिन को मतलब लाजमी यूज़ करना होगा। इसके अलावा आपके पास एक और एंटीबायोटिक्स है जिसमें ट्रिमेथोप्राइम आता है, सल्फामिथाजोल आता है, ठीक है, सल्फानामाइड एंटीबायोटिक्स होता है, और ये भी ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इकोलाई के केस में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास ये आपके पास जेंटामाइसिन, एमिकासिन और टोब्रोमाइसिन आता है, ठीक है, या मोनोग्लाइकोसाइड ऑफ एंटीबायोटिक्स है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये आपने ग्राम नेगेटिव के केस में यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पस में आ जाए तो उस वक्त आपने इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विनकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, लेंजोलिड, सिफॉक्सेटिन, टिगेसाइक्लिन, ऑक्सीसाइक्लिन। अच्छा, अगर आपके पास स्टेफ ऑरियस है तो आपने फिर MRSA को तलाश करने, यानी MRSA को फाइंड आउट करने के लिए, MRSA को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने फिर इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। विनकोमाइसिन, क्लेंडामाइसिन, लेंजोलिड, सिफॉक्सेटिन, टिगेसाइक्लिन, ऑक्सीसाइक्लिन, इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक अगर रेजिस्टेंट आ गया तो वो जो स्टेफ ऑरियस होगा वो MRSA फिर कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन, फ्यूसिडिक एसिड, ये भी पस CS में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एमिपिनम, मेरोपिनम, कार्बेफिनिम ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और ये भी जो आपके पास MDR बैक्टीरिया होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजोट्रिनिम, ये मोनोबैक्टीरियम होता है, और ये भी आपके पास मतलब वूंड पेशेंट में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जो कि वो पेशेंट जो कि पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन से मतलब एलर्जिक जिन्स को हो, ठीक है, तो उसको एजोट्रिनम फिर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा पोलीमेक्सिन बी, पोलीमेक्सिन ई, जिसको कोलेसिस्टीन भी कहा जाता है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक आपने नेफ्रोटॉक्सिसिटी के केस में नहीं देना होगा, ठीक है,
और ये एंटीबायोटिक जो है ये भी ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, वो ग्राम नेगेटिव जो कि MDR हो, ठीक है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, ये सारे एंटीबायोटिक अगर आपके पास इतनी फैसिलिटी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इतनी फैसिलिटी नहीं है तो फिर आपने इसमें तकरीबन एक प्लेट पर आप तकरीबन 6 या 7 एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक बैक्टीरिया पर जब आप एंटीबायोटिक्स का लगाते हो ना, तो ऑलमोस्ट 10 एंटीबायोटिक आपके लिए इनफ है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया गया कि अगर इकोलाई है तो फिर कौन कौन से, फिर हर एक बैक्टीरिया के लिए अपने अपने हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर अब हमें तो पता नहीं है ना कपास में कौन सा बैक्टीरिया आया है, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग आपने एंटीबायोटिक्स लगाने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये थे आपके पास एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग। अब हम पढ़ते हैं प्रिकॉशन और लिमिटेशन। तो प्रिकॉशन और लिमिटेशन कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी आप कल्चर टेस्ट करते हैं तो उसमें SOPs को फॉलो करना निहायत ज़रूरी होता है, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो, और अगर खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन हो जाए तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से फिर एंटीबायोटिक से भी फिर वो ट्रीट नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा निहायत ज़रूरी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का। आपने दूसरा आपने करना ये है कि आपने स्टरलाइज डिस्पोजेबल स्वैप स्टिक का यूज़ करना है सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक और अहम बात कि जो वर्किंग एरिया जैसे कि टॉप बेंच हो गया, जब आप उस पर काम करते हैं ना, तो उसको आपने बिफ़ोर एंड आफ्टर, जब कभी आप काम करेंगे उससे पहले और काम करने के बाद आपने उसको साफ़ करना है इथेनॉल से, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके सैंपल को कलेक्ट करते हो ना स्वैप से, तो फिर आपने उसको 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको स्ट्रीक करना होगा। अगर स्ट्रीक नहीं करना चाहते तो फिर उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लो। अगर इसमें से ये तरीका भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक होते हैं वो मर जाते हैं, और इसके अलावा जो है ना दूसरे कंटेमिनेशन के चांसेस भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा 1 से 2 घंटे के दौरान अपने सैंपल को रन करना होगा। इसके अलावा आपने फिर सैंपल को लेबल करना होगा पेशेंट के ID, नेम, एज, सेक्स, इनसे आपने क्वालिटी कंट्रोल भी लगाना होगा। और तो क्वालिटी कंट्रोल से आपको पता चलता है कि आपका मीडिया ठीक है या नहीं, मतलब इसमें आपने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंट्रोल लगाना होगा, ठीक है। तो इससे आपके मीडिया के क्वालिटी का और आपके अपने हैंडलिंग का भी पता चल जाता है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट भी आपने करने होंगे, वो इसलिए कि ताकि आपको आपके बैक्टीरिया करेक्ट बैक्टीरिया का पता चल जाए। बाज़ औक़ात ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट लोग नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मतलब जो ये जो बैक्टीरिया होता है इसका सही पता नहीं चलता। तो लिहाजा ग्राम स्टेनिंग और बायोकेमिकल टेस्ट करना निहायत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना होगा, जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स पर जब आप यूज़ करेंगे और जो जोन ऑफ इनहिबिशन आपके पास आ जाए, तो उस जोन ऑफ इनहिबिशन को आपने CLSI गाइडलाइन के मुताबिक फ़ॉलो करना होगा और उसके मुताबिक आपने रिज़ल्ट आउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने एक और अहम बात जो कि यानी जो भी कल्चर टेस्ट आप लगाना चाहते हो, तो उस कल्चर टेस्ट लगाने से पहले आपने पेशेंट को गाइड करना होगा कि वो कोई भी एंटीबायोटिक्स ना ले। अगर उसने कोई एंटीबायोटिक्स ले लिया तो फिर आपके पास ग्रोथ नहीं आएगा और पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, ठीक है ना। तो लिहाजा पस कल्चर्स या जो भी कल्चर आप लोग लगाना चाहते हैं, 1 हफ़्ते पहले पेशेंट को गाइड कर ले कि कोई एंटीबायोटिक्स ना ले, तो इससे आपके पास अच्छे ग्रोथ आते हैं बैक्टीरिया को और आपको मतलब पता चलता है, मतलब एक एक्यूरेट रिज़ल्ट का पता चलता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पस कल्चर टेस्ट। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।